तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए चाह रहा हूं। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र यूँ तो मैं आज से 2.5 मंथ पहले शुरू किया था, 3 लेक्चर वीडियो भी लिया था, लेकिन 2.5 मंथ होने के कारण बहुत बच्चे भूल भी गए होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अर्थशास्त्र मैं फिर से प्रारंभ कर रहा हूं और जहां तक मैंने क्लास लिया था उसे मैं संक्षिप्त में आप सभी को समझा दूं। इससे यह फ़ायदा होगा कि जो न्यू स्टूडेंट है उसे भी समझ में आ जाएगा और जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ रखा है वे बोर भी ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों, आपका जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में 2 बुक है, एक व्यष्टि, दूसरा समष्टि। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम प्रथम बुक प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम बुक जो कि आपका व्यष्टि है, जिसका प्रथम अध्याय है, जिसका शीर्षक है परिचय। आप लोग कॉपी में लिखिएगा, अध्याय 1 परिचय व्यष्टि का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम इस अध्याय में हम लोग परिचय देखेंगे, यानी अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है। और जो आपका 2 बुक है, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होता है, आज यानी कुल मिलाकर के कहिए तो प्रथम अध्याय का सारा संक्षिप्त में मैं लेक्चर का क्लास आज ही समाप्त कर दूंगा और कल मैं प्रथम अध्याय का लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ 1 दिन में समाप्त कर दूंगा। ठीक है, यानी कि 2 दिन में 1 अध्याय समाप्त कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम यह जानेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र ये एक नया सब्जेक्ट है। जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए नया ही होगा। अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम हम प्यारे बच्चों क्या देखेंगे, तो अर्थ देखेंगे, यानी मतलब देखेंगे अर्थशास्त्र क्या होता है। यदि हम अर्थशास्त्र लेके अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला अर्थ, दूसरा शास्त्र। अर्थ का संस्कृत में मतलब होता है धन। मतलब क्या? धन। शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, वर्णन करना। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाएगा, यानी कि जहां धन का योगदान रहेगा, जहां धन आएगा वो आपको अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यूँ तो आपका सामान्य अर्थ निकल गया, लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करते हैं कि परिभाषा क्या है, तो प्यारे बच्चों देखिए, अर्थशास्त्र के संबंध में अनेक अर्थशास्त्री का मतभेद है, अनेक अर्थशास्त्रियों का अलग अलग मत है, लेकिन जो सामान्य अर्थ निकलता है, जो सभी में कॉमन पकड़ आता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है। कैसे जवाब देना है? अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं, सेवाओं, उपभोग, वितरण का अध्ययन करते हैं। यानी वस्तुओं, सेवाओं, उपभोग, वितरण का अध्ययन करते हैं। यही आपका क्या है? तो यही आपका अर्थशास्त्र है, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा होता है, अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं, सेवाओं, उपभोग और वितरण का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गया। अर्थशास्त्र के संबंध में एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम क्या है, तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम एक बुक लिखे। क्या लिखे? एक बुक मतलब किताब, एक किताब लिखे। ये किताब लिखे थे 1776 ईस्वी में। कब लिखे थे? 1776। ये डेट याद कर लीजिएगा, 1776। इस बुक का अंग्रेजी में नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। यानी यदि हम इसका हिंदी में मतलब निकाले तो हिंदी में इसका मतलब होता है राष्ट्र के धन के रूप तथा कारणों की खोज। यह बुक लिखे थे, कौन लिखे थे? एडम स्मिथ। और इस बुक का जो मूल बिंदु था, वो मूल बिंदु प्यारे बच्चों क्या था? तो धन था। क्या था? धन था। इसलिए एडम स्मिथ को आपको अर्थशास्त्र का इस बुक के कारण अर्थशास्त्र का आपको कहा गया पिता, या यूं कहिए जनक। ठीक है, यानी
एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एक बुक लिखा जिसका हिंदी में नाम राष्ट्र के धन के रूप तथा कारणों की खोज। इस बुक का जो मूल बिंदु था वो मूल बिंदु धन था, ये धन था, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या यूं कहे तो जनक कहा जाने लगा। आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ये आपका आधुनिक समय का ये है, ठीक है। आपके एग्जाम में आते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है या अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ, ठीक है। MBBI ऑब्जेक्टिव है, रट लीजिएगा, हमेशा आता है। आपके एग्जाम में ये भी आएगा कि एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, ये अंग्रेजी में नाम लिखा रहेगा या तो हिंदी में नाम लिखा रहेगा। अंग्रेजी में लिखा रहेगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो यह बुक कौन लिखे थे, यह एडम स्मिथ लिखे थे। कब लिखे थे, 1776 ईस्वी में लिखे थे, ठीक है। और ये जो बुक लिखे थे, चूंकि इस बुक का मूल बिंदु क्या था, तो प्यारे बच्चों धन था। क्या था, धन था। इसलिए एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या है, धन का विज्ञान, रट जाइएगा इसको। आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा या किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इस बुक के हिसाब से कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। कौन, तो एडम स्मिथ। तो कुछ समय के बाद होता है, जैसे जैसे समय बीतता है और अर्थशास्त्री आते हैं, जिनमें से आपका मार्शल आते हैं, रॉबिन्स आते हैं, जेके मेहता आते हैं, सैमुअलसन आते हैं। सभी का मत अलग अलग रहता है। वो सभी कहते हैं कि देखिए सर, आपने एडम स्मिथ सर आपने सही कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, लेकिन धन संबंधी जो है बहुत लोग कल्याण के संबंधी में करते हैं, ठीक है। इसलिए कल्याण यानी कि यूं कहिए कि धन का विज्ञान के बाद जो है, जो अर्थशास्त्री ने अपना जो तर्क दिया, तर्क देने के बाद अर्थशास्त्र को अनेक रूपों में कहा। जैसे कहा, अर्थशास्त्र के बाद एक मार्शल जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो कल्याण संबंधी भी है। क्या है, तो कल्याण संबंधी भी है। जब हम लोग कोई कल्याण के क्रिया करते हैं उसमें भी धन लगता है, ठीक है, जबकि हमें उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता है, फिर भी वो भी तो अर्थशास्त्र है, उसमें भी तो हम लोग धन का जो है विवरण देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका रॉबिन्स ने दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी आपको अर्थशास्त्र को कहा। इसी प्रकार जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को आवश्यकता या विहीनता संबंधी कहा। इसी प्रकार सैमुअलसन ने आधुनिक या विकास संबंधी अर्थशास्त्र को कहा। आपके एग्जाम में क्या क्या आता है, सर्वप्रथम अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा, तो एडम स्मिथ ने। धन का विज्ञान विचार संबंधी तर्क किसका है, एडम स्मिथ का। उसके बाद ये भी आपके एग्जाम में कई बार आता है, कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी विचारधारा किसका है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मार्शल। ये याद कर लीजिएगा, कल्याण संबंधी विचारधारा किसका है, तो मार्शल। दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी विचारधारा किसका है, तो रॉबिन्स। ये याद कर लीजिएगा, बाकी ये दोनों नहीं आता, ये दोनों एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए ये तीनों प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक तो प्यारे बच्चों आपका अर्थशास्त्र रहा। मैंने देखा अर्थशास्त्र का अर्थ देखा, अर्थशास्त्र की परिभाषा देखा और अर्थशास्त्र के जनक के बारे में हम लोग जाना, ठीक है। जो आपका बुक में जो मेन जो टॉपिक जो प्रारंभ होता है, वो टॉपिक प्रारंभ होता है आर्थिक क्रिया से। कैसे शुरू होता है, तो प्यारे बच्चों आर्थिक क्रिया से शुरू होता है। इसे हम आपको अच्छे से समझा देते, ठीक है। देखिए आर्थिक क्रिया क्या होता है। अब देखिए, जो मानव है, जो मनुष्य है, मनुष्य के पास जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं अनंत है। मनुष्य के पास इच्छाएं अनंत है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को, यानी कि जो मांग है, मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो आपको क्रिया करता है। क्या करता है, तो क्रिया करता है, ठीक है। तो मनुष्य जो क्रिया करता है उस क्रिया से जो वो धन अर्जित करता है, और धन अर्जित करने के बाद जब वो अपना इच्छाओं को पूर्ति करता है, ठीक है, तो उस क्रिया को हम लोग बोलेंगे आर्थिक क्रिया। क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया, ठीक है। और यह क्रिया जैसे मान के चलिए, देखिए अब मानव का आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता जैसे क्या होता है, परिवार का पालन पोषण, बच्चे का फी देना, खाना का, वस्त्र खरीदना, मोबाइल खरीदना, ठीक है। जैसे मोबाइल खरीदना, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सब तो आवश्यकता हो गया। अब इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव क्या करता है, मानव तो क्रिया करता है। मानव क्या करता है, तो मानव क्रिया करता है। कोई मजदूरी करता है,
कोई डॉक्टर है, कोई पढ़ाता है, कोई बैंक में नौकरी करता है, यानी कोई ना कोई सभी कोई क्रिया करता है, तभी तो उस क्रिया करने के बाद जब उसे बदले में या तो मुद्रा मिलता है या कोई वस्तु मिलता है, ठीक है। और इन दोनों के माध्यम से वो अपनी इच्छाओं को जब वो पूरा करता है तो यही क्रिया आपको प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, यही क्रिया आपको आर्थिक क्रिया कहलाता है, ठीक है। यानी आर्थिक क्रिया की मदद से मनुष्य क्या करता है, तो मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करता है, ठीक है। अब यदि हम आर्थिक क्रिया की प्रकार की बात करें तो आर्थिक क्रिया का मुख्य प्रकार उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश है। इसे मैंने पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि उपभोग क्या होता है, कि मानव जो है आर्थिक क्रिया करता है उपभोग करने के लिए, यानी अपनी आवश्यकता को उपभोग करने के लिए। जैसे मुझे खरीदना है टीवी, तो टीवी का हम क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, टीवी देखेंगे। मुझे आवश्यकता है खाना, तो खाना हम खाएंगे। तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपने आवश्यकता को उपभोग करता है। अब उपभोग वो तभी करेगा ना जब उस वस्तु का उत्पादन होगा, तो इसलिए दूसरा हो गया उत्पादन। अब उत्पादन हो गया तो मनुष्य उसको बेचेगा तभी तो दूसरे तक पहुंचेगा, इसलिए वो मनुष्य क्या करता है, विनिमय करता है। और मनुष्य जो भविष्य में देख करके जो निवेश करता है, जैसे भविष्य में मुझे लगता है कि कोरोना बढ़ेगा, मुझे मास्क का फैक्ट्री डालना चाहिए, मुझे सैनिटाइजर का फैक्ट्री डालना चाहिए, वो चलेगा। तो भविष्य को देखते हुए जो कार्य किया जाता है, जिसमें निवेश फंसाया जाता है, वो आपका हो गया निवेश हो गया। तो आर्थिक क्रिया मुख्य रूप से आपका 4 है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप पुराना वीडियो देखें, ठीक है। अब देखिए, इसी आर्थिक क्रिया के आधार पर सन 1933 ईस्वी में अर्थशास्त्री रेगनर ने, ठीक है, अर्थशास्त्री रेगनर ने आर्थिक क्रिया को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, तो प्यारे बच्चों 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं, आर्थिक क्रिया के आधार, यानी कि ये जो क्रिया है आर्थिक क्रिया के आधार पर 1933 ईस्वी में अर्थशास्त्री रेगनर ने आर्थिक क्रिया को 2 भागों में बांट दिया, ठीक। ऊपर हम लिखते हैं आर्थिक क्रिया। वो 2 भाग कौन सा था, तो वो 2 भाग पहला था व्यष्टि और दूसरा था समष्टि, ठीक है। पहला व्यष्टि, दूसरा समष्टि। व्यष्टि का मतलब क्या, प्यारे बच्चों, जो भी आपका आर्थिक क्रिया है, ठीक है, जब हम किसी वस्तु का उत्पादन का इकाईबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों इकाईबद्ध तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं तब वे सारा का सारा आपका व्यष्टि के अंतर्गत आता है। यानी कि आम भाषा में कहिए कि छोटे पैमाने का अध्ययन आपको व्यष्टि कहलाएगा। छोटे पैमाने का अध्ययन क्या होगा, जैसे प्रति व्यक्ति का आय, जैसे व्यक्ति का आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। यानी एक व्यक्ति का आय, जब हम एक व्यक्ति का आय का अध्ययन करेंगे, वो अध्ययन किसके अंतर्गत जाएगा, व्यष्टि के अंतर्गत, ठीक है। जब हम प्रति व्यक्ति कर की गणना करेंगे कि एक व्यक्ति कर कितना दे रहा, ठीक है, एक व्यक्ति का आय कितना है, ठीक है, एक व्यक्ति का उत्पादन कितना है, उत्पादन, ठीक है, एक फॉर्म जो छोटा मोटा फॉर्म है, यानी कि छोटे छोटे स्तर पे जो छोटा मोटा व्यापार है, जो छोटे स्तर पर जब हम अध्ययन करेंगे, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा व्यष्टि के अंतर्गत आएगा। जबकि समष्टि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो बड़े पैमाने पर अध्ययन करते हैं। जैसे यहां प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति का आय का अध्ययन जब हम व्यष्टि के अंतर्गत पढ़ेंगे तो पूरे व्यापक तौर पे अध्ययन क्या हो सकता है, पूरे देश भर का आय, यानी राष्ट्रीय आय, क्या, तो राष्ट्रीय आय। अब ये राष्ट्रीय आय कैसे आएगा, जब हम प्रति व्यक्ति आय की गणना करेंगे, जब पूरे देश में जितनी भी जनता है सभी जनता का आय का अध्ययन करने के बाद एक औसत जो निकालेंगे वही देश का राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय आय पूरे भारत देश का है। जब बिहार स्तर पर करेंगे, यानी व्यापक है कि नहीं है, बड़े स्तर पर है कि नहीं है, पूरे बड़े स्तर पर है। जब हम कर की बात करेंगे, जब राष्ट्रीय कर की बात करेंगे, यानी पूरे देश भर का, ये भी बड़े पैमाने पर है, तो ये आपको किसके अंतर्गत हो जाएगा, समष्टि के अंतर्गत। यानी कि जब अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे पैमाने पर ये अध्ययन करेंगे तो वो आपका समष्टि के अंतर्गत आएगा, और बड़े पैमाने पर जब हम अध्ययन करेंगे तो प्यारे बच्चों वो आपको समष्टि के अंतर्गत आएगा। इसलिए आपका 2 किताब है, एक समष्टि, एक व्यष्टि है, दूसरा समष्टि है। यानी कि
व्यष्टि के अंतर्गत जो बुक है उसमें हम लोग छोटे पैमाने पर अध्ययन करेंगे, यानी छोटे पैमाने पर पढ़ेंगे। जैसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति मांग, जो मांग है वो प्रति व्यक्ति मांग, ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति बजट, यानी सब में प्रति लग जाएगा, यानी छोटे छोटे इकाईबद्ध तरीके से। जबकि जो दूसरा बुक समष्टि है उसके अंतर्गत हम लोग व्यापक तौर पे पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय मांग, राष्ट्रीय उत्पादन, ये सारा का सारा क्या है ना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका समष्टि के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक, तो यह हो गया आपका व्यष्टि, यह हो गया आपका समष्टि। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों एक और पॉइंट बताना हम छोड़ दिए थे, भूल गए थे। ठीक है, अब जैसे देखिए मैंने आप सभी को राष्ट्रीय ये आर्थिक क्रिया तो बताया। अब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति मान के चलिए कि वो 200 रुपया क्या करता है तो अर्न करता है, कितना, तो 200 रुपया अर्न करता है, लेकिन उसका जो इच्छा है, उसका इच्छा है दो, मान के चलिए कि दो वस्तु खरीदने का, एक पेन हो गया और एक कलम, एक क्या हो गया, एक रबर हो गया, रबर। एक का कीमत 200 और दूसरे का कीमत 200। अब यहाँ देखिए व्यक्ति के पास 200 रुपये है लेकिन वो दोनों खरीदना चाहता है, तो यहाँ पर समस्या हो गया। उसके पास 100 रुपये है लेकिन खरीदना दून है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, तो चयन का समस्या। क्या बोलेंगे, चयन का समस्या। व्यक्ति चयन करेगा कि हमको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, पेन है कि रबर है। यदि पेन है तो वो पेन खरीदेगा, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे चयनात्मक, यानी चयन समस्या। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुख्य रूप से इतना ही है, मैंने शॉर्टकट में बताया, एकदम संक्षिप्त में बताया है। यदि आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो पुराना वीडियो देखिए, वहाँ मैंने बहुत विस्तृत तौर पे बताया है। तो कल हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कल हम जो है इसका प्रश्न उत्तर लघु भी करा देंगे, दृढ़ भी करा देंगे और वस्तुनिष्ठ भी करा देंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।